देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भाषा विज्ञान की परिभाषा और विशेषताएं देखे। भाषा विज्ञान के पेपर 2 के सॉरी भाषा विज्ञान के यूनिट 2 में पहला पार्ट वो है। दूसरा है भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय दीजिए। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, इस बात को आप जान लीजिएगा कि यही जो भाषा विज्ञान की 5 शाखाएं हैं, प्रोक्ति को लेकर के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक शाखा प्रोक्ति को स्वीकार किया। अगर उसको लेकर के देखा जाए तो भाषा विज्ञान शुरू से लेके अंत तक इसी का अध्ययन करता है। हम भाषा विज्ञान में इसी का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। इस बात को आप ऐसे जानिएगा। अब सवाल इस बात का है कि जब हम भाषा के पास जाते हैं तो जो कुछ भी हम भाषते हैं, बोलते हैं या कहते हैं, तो अपनी बात को कहने के लिए किसमें कहते हैं? वाक्यों में कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमें पढ़ना है, क्या? पहला वाक्य विज्ञान। तो वाक्य विज्ञान क्या है? तो वाक्य विज्ञान के सामान्य परिचय के पास जाएं तो हमारी पहली दृष्टि कहां जाएगी? हम देखें कि वाक्य क्या है। तो होता क्या है कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए जिस सार्थक शब्दों के समूह का हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। महर्षि पाणिनि जो है, इस संदर्भ में विचार करते हुए वो कहते हैं कि ऐसा है, वाक्य की जो रचना होती है पद से होती है, क्योंकि ध्वनि 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 के बाद जो है क्या होता है? शब्द बनते हैं और फिर शब्दों के साथ प्रकृति प्रत्यय इत्यादि लगता है। तो यहां हम जो है शब्दों की क्या करते हैं? शब्दों को लेकर के उसकी एक संरचना करते हैं। क्योंकि आप चले जाइए कहां? भोलानाथ तिवारी की परिभाषा के पास, बार बार उसका उपयोग जो करना पड़ेगा। तो समझने के लिए, उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि समूह की संरचनात्मक व्यवस्था। अब यही हम रुक जाते हैं, संरचनात्मक व्यवस्था। मतलब हम जो बोलने वाले जो अंग हैं, उनसे जो ध्वनियां निकलती हैं, हम क्या करते हैं? वाक्य के लिए उस वाक्य की संरचना करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि ध्वनि निकल रही है तो ध्वनि से शब्द बनेगा, शब्द से पद बनेगा, है कि नहीं? पद से वाक्य बनेगा, अर्थ बनेगा। तो यहां जो है, चूंकि वाक्य का काम ही ये है, भाषा का काम ही है कि एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ऐसी स्थिति में हम करते क्या है कि जब वाक्य विज्ञान का वाक्य का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें फिर अलग अलग शब्द, शब्द के साथ रूप मिला, रूप के साथ फिर जो है आके पद मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये जो यात्रा है बड़ी मजेदार है, लेकिन बहुत ही अनुभव की चीज है। तो यहां जो है जब हम जाते हैं, चूंकि हमारे सिलेबस में इन लोगों ने किया क्या, वो अच्छा समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, मतलब एक क्या है, एक यात्रा ये लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करते हैं? हमें करते हैं ये कि क्रमशः ये वाक्य की जो संरचना है, वाक्य की जो बनावट है, वाक्य की जो बुनावट है, उसकी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, पहली इकाई है, उसके पास जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो कुछ भी मैं अभी बोल रहा हूं, वो किसमें बोल रहा हूं? ध्वनियों में बोल रहा हूं, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में अब सवाल इस बात का है
कि ये ध्वनियां क्या है, तो आप अगर इसके पास जाते हैं ध्वनियों के पास, तो आप देख लीजिए कि करते क्या है कि अपने कंठ से यहां जाइए। यहाँ क्या है, यहाँ जो है दो नलियां हैं। एक नली क्या है, एक भोजन की है, और दूसरी क्या है, दूसरी जो श्वास की है। और जो सारा खेल चलता है भाषा के संदर्भ में, या जो सारे काम होते हैं भाषा के संदर्भ में, वो कहां से होते हैं? हमने इन्हीं ध्वनियों को, मनुष्य ने इन्हीं ध्वनियों को चिन्हित किया। और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य ने इन ध्वनियों को चिन्हित किया, तो इसका चिन्हित हो जाना है, समझ लीजिए, हमारे लिए अध्ययन का एक व्यापक, एक बड़ा जो है क्षेत्र, वो जो खुल जाता है। तो फिर आखिर जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग जो ध्वनि है। अब ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम ध्वनियों की पहचान करते हैं, हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं, है कि नहीं? पहचान करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वाग यंत्र से, मुंह से, वाग यंत्र से बोलने का जो अवयव है, हम क से लेके ज्ञ तक, अ से लेके अह तक जो बोलते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसके लिए ध्वनि ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए। फिर वो ध्वनियां उच्चारण की प्रक्रिया में किस स्थान से उत्पन्न होती हैं, कितने प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं, कितनी प्राणवायु खर्च होती है, उस आधार पर हमने क्या किया, हमने उनका वर्गीकरण कर दिया, उनका विभाजन कर दिया। तो जब उनका विभाजन कर दिया, तो ये क्या विभाजन हुआ, या अध्ययन की सुविधा के लिए हुआ, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में जैसा मैंने कहा, क से लेके ज्ञ तक ये कौन सी ध्वनियां, ये व्यंजन ध्वनियां हैं। और अ से लेके अह तक ये कौन सी ध्वनियां, ये स्वर ध्वनियां हैं। इसका मतलब है कि मोटे तौर पे ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में विभाजित कर दिया गया, है कि नहीं? संस्कृत का एक श्लोक आता है, एक लाइन का, उसको सुनिए। परीक्षा में क्योंकि अब तो एमसीक्यू है, संस्कृत आते लिख देते अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो ध्वनि विश्लेषणम शिक्षा वर्णनम च विभाजनम। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, ध्वनियों का विश्लेषण करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि जो हमने विभाजन किया, किसमें विभाजन किया, स्वर और व्यंजन में विभाजन किया। तो जब हमने स्वर और व्यंजन में विभाजन किया, ऐसी स्थिति में होता क्या है? अब सवाल इस बात का है कि ये स्वर क्या है। तो इस बात को जानिएगा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। बड़ा कठिन है कि नहीं? जो स्वयं से राजित होता, राजित मतलब शोभायमान। तो यहां जो शोभायमान क्या, सुंदरता से नहीं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से उच्चरित होता हो, जो ध्वनि स्वयं से, मुंह से जब उच्चरित होती है, और स्वयं मतलब अकेले में क्या होगा, उच्चारण की प्रक्रिया में उसे किसी का सहयोग नहीं लेना होगा। आप अब उच्चारण कीजिए, है कि नहीं? तो जब आप स्वर के पास जाते हैं, तो क्या होता है, इन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो श्वास नली से ओठ तक हमारा ये जो मुख है, इसको क्या कहते हैं, मुख विवर, मुख छिद्र, है कि नहीं? वायु तो जो उसी रास्ते, श्वास नली के रास्ते बाहर आती है। तो अब होता क्या है कि ये वायु जो निकलती है, तो जो ये कहा गया कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिसके उच्चारण में किसी का सहयोग न लेना हो। तो आप देखिए, प्रयत्न कीजिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह।
अब देखिए आपका जो करण था डीप और निचला ओठ, ये कैसा था? एकदम सामान्य अवस्था में था। कहीं भी किसी भी जगह जाकर के मुंह के किसी भी भाग को जीभ स्पर्श नहीं करती, ओठ स्पर्श नहीं करता। मतलब क्या हुआ इसमें? इसमें मुंह के अंदर से आने वाली जो प्राणवायु थी उसे कहीं अवरुद्ध नहीं किया गया। जो संगीत की हमारी साधना होती है वहां आप देख लीजिए सात सुर कहे जाते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। वहां सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया? थोड़ा सा परिवर्तन किया। सा, रे, ग। तो देखिए जब हम जाते हैं और जो स्वरों का मैं आपको जब वो उसको चिन्हित करके बता रहा हूं कि आ में, तो चूंकि ये बिना किसी सहयोग के उच्चारित हुए, मुंह के किसी स्थान को इन्होंने मतलब इन ध्वनियों के उच्चारण में कर्ण ने मतलब जीभ ने स्पर्श नहीं किया, ओठ ने स्पर्श नहीं किया। ये ध्वनि किससे उच्चारित हुए? प्रयत्न से उच्चारित हुए। तो जहां तक परंपरागत व्याकरण के आधार पे स्वरों की चर्चा चलती है तो वो कितने? वो 10 हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है। अंग, अह, ये क्या है? अनुनासिक अनुस्वार है। इसमें जो होता क्या है कि जो प्राणवायु है अंग अ के पास जाते हैं तो वो कहां? वो नासिका छिद्र से निकल जाती है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में स्वर में वो शुद्ध शुद्ध स्वर नहीं है। ऐसे ही आगे चर्चा है कि ऋग्वैदिक काल में जो हमने ध्वनियों की चर्चा की तो वहां क्या है? वहां जो है री, री, रे, ध्यो तो लुप्त हो गया है, रे को भी निकाल दिया। री, री का जब जो है हम उच्चारण करते हैं तो आप देख लीजिए क्या होता है। री, तो तुरंत जीभ जाकर के ऊपर के कठोर तालु को स्पर्श करती है। तो ये शुद्ध स्वर नहीं है, क्योंकि हम तो विभाजन कर रहे हैं ना। और जब हम विभाजन कर रहे हैं और स्वर और व्यंजन को अलग से चिन्हित कर रहे हैं तो अगर री, री और री को ले आकर के जो है स्वर के साथ बैठा देंगे तब तो हमारा विभाजन जो है वो क्या वैज्ञानिक पूर्ण नहीं रहेगा, है कि नहीं? जब भाई भाषा का विकास हुआ तो वैदिक काल में यही विविधता क्या थी? यही जटिलता थी। लेकिन जैसे ही लौकिक संस्कृत संस्कृत के पास आए क्या हुआ? चीजें जो है और व्यवस्थित हुई। और जब हम खड़ी बोली के पास आ गए, हिंदी के पास आ गए, है कि नहीं? तो यहां क्या हुआ? यहां जो है आने के बाद वैज्ञानिकता ज्यादा आ गई। ठीक यही स्थिति ए, ओ, आई, ओ, यू अंग्रेजी में केवल 5 ही वर्ण हैं। ध्यान देने का विषय है, व्याख्या से थोड़ा दूर जाएंगे। लेकिन जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को हमने चिन्हित किया, हमारे पास शुद्ध 10 हैं, उनके पास शुद्ध 5 है। हमारे पास वर्णों की संख्या वैदिक काल में 52 है। आज हमारे यहाँ कहीं कोई विद्वान 48, कोई विद्वान 50 स्वीकार करता है। उनके पास 26 का 26 है। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि हमें क्या करना होता है? अगर हम आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी अगर बोलनी है, सीखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है उसे तो वो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही फिर क्या होगा? जब हम बोलेंगे तो हमें स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। ये देखिए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है? अवैज्ञानिक है कि नहीं? विज्ञान तो किसी भी सूत्र में जो भाई प्राकृतिक है उसी को वो स्वीकार करता है ना।
जरा सी भी मात्रा, एक अणु का भी परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, या एक प्रक्रिया का भी ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सूत्र सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ अंग्रेजी के तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें एक विशेष स्वर आप प्रयुक्त होता है। फिलहाल जहां तक फिर हम स्वरों के पास जाते हैं तो स्वरों का विभाजन करते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि ए ओ औ हिंदी में क्या मूल स्वर है। ए रेडकर, रेडकर, रेडकर। जी सर। अरे बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा न हो कि मैं विद्वतापूर्ण वक्तव्य दे के निकल जाऊं और फिर जो है पता चले आपको समझ में नहीं आया, तो फिर सारा मामला तो फेस हो जाएगा ना। यहाँ तो सारी बातें जो कही जा रही हैं, वो सारी बातें किसके लिए कही जा रही हैं, आपके लिए कही जा रही हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत जो है क्या कीजिएगा, बोलिएगा। जी ठीक सर। है, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ हमसे जो चर्चा चल रही है, तो बाद में क्या होता है, अ आ ई ई ओ, इनको मूल स्वर मान देते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे उसको कहते हैं फिल्टर करना, उसका परिष्करण करना, उसका शुद्धिकरण करना इत्यादि बातें जो है चलने लगते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ हमने देखा कि एक स्वर मिल रहा है मूल, और दूसरा जब मिलेगा संयुक्त। और जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, तो स्वर वही होगा जिस ध्वनि के उच्चारण में किसी भी स्थिति में किसी से सहयोग न लिया गया हो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ स्वरों के साथ के लिए हमारे पास क्या है, संख्या अगर 10 होती है तो फिर हमने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अप्लाई करते हुए, लागू करते हुए स्वरों को भी 2 भागों में बांट दिया। तो जितना विभाजन उतना ही आप जान लीजिएगा विषय को समझने की बारी की। जैसे क्या होता है, चैप्टर का, अध्याय का एक नाम होता है, और अध्याय के नीचे उप अध्याय होता है, और उप अध्याय के नीचे फिर क्या होता है, अलग अलग हेडिंग्स होते, शीर्षक होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, उनका काम वही होता है, ऊपर जो शीर्षक है अध्याय का उसको स्पष्ट करना। तो जितना उसका विभाजन होता जाता है वो क्या होता है, विषय उतना ही स्पष्ट होता चला जाता है। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर हम स्वरों का विभाजन के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ किसको ध्यान में रखते हैं, एक तो रखते हैं कि भाई इन स्वरों का जो उच्चारण किया जा रहा है, तो आखिर स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगता है कि नहीं। क्योंकि किसी भी ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में उच्चारण करने में समय लगता है। जैसे हम आपको उच्चारण करके दिखा रहे हैं, अ आ ई। तो आप देख लीजिए, आ में, ई में, ऊ में, अ ई ओ, इनकी तुलना में आप देख लीजिए तो क्या हो रहा है, समय भी कम लग रहा है। और ऐसे ध्वनि के उच्चारण में हमें शक्ति भी कम खर्च करनी पड़ रही है। तो यही ध्वनियों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्लासरूम में होते, हालांकि इस पे होता है, लेकिन शायद मैंने उसको सीखा नहीं, उसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो नहीं तो वो चिन्ह करके ब्लैक बोर्ड पे जो हम आपको बताते हैं। तो क्या होता है, अ की एक मात्रा है, आ की 2 मात्रा है। क्यों? क्योंकि ध्वनि में लगने वाले उच्चारण के समय को मात्रा कहते हैं। तो
यहाँ उच्चारण करने में ऊ में और ऊ में, ऊ मतलब छोटा ऊ, ऊ मतलब बड़ा ऊ, तो ये जो ऊ और ऊ है या ई और ई है कि नहीं? आप देख लीजिए ई क्या होता है, हमारा बायां, समझने के लिए आप जान लीजिएगा, हमारे शरीर में दो हाथ, समझने के लिए हमारे शरीर में दो हाथ हैं। दाएं हाथ की तुलना में बायां हाथ जो क्या होता है, कम काम करता है, हम इससे कम काम लेते हैं, थोड़ा कमजोर होता है, यही ना? हालांकि कुछ लोग होते हैं जिनका बायां ही चलता है। तो मात्राओं के पास आप चले जाइए तो देखिए जो छोटी ई होगा वो क्या होता है, वो बाईं तरफ से लगता है किसी भी व्यंजन में, और जो बड़ी ई होता है वो दाईं तरफ से लगता है कि नहीं? याद आ रहा है? जो छोटा ऊ होता है वो बाईं तरफ खींचता है, जो बड़ा ऊ होता है वो दाहिनी तरफ खींचते हैं। तो ये बाएं और दाएं जो मैंने कहा समझने के लिए, तो इस बात को आप जानिएगा, क्या किया, मात्राओं के लिए जो चिन्ह निश्चित किया, जो कम था उसको बाईं तरफ से मात्रा लगाई, और जो ज्यादा था उसे जो दाईं तरफ से मात्रा लगाई। और आप जान लीजिए, क्योंकि उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, ऐसी स्थिति में एक के लिए एक मात्रा दी, दूसरे के लिए दो मात्रा दी। इन मात्राओं की संख्या एक और दो के अलावा जो है तीसरा होता नहीं है। हालांकि प्लुत की चर्चा आती है जैसे ओम वगैरह, तो वो अपवाद है। तो यहां आ जाइए, क्या किया, इसके लिए फिर जो है शब्द दिया जो एक मात्रा का है, जिसको हम लघु कह रहे हैं, उसको क्या कह दिया, उसको ह्रस्व कह दिया। लघु एक मात्रा छोटा, है कि नहीं? और जिसमें दो मात्रा लगती थी उसको क्या कह दिया, उसको जो है दीर्घ कह दिया। दीर्घ मतलब क्या होगा, दीर्घ मतलब होगा बड़ा, है कि नहीं? या उसे क्या कह दिया, ह्रस्व के साथ गुरु कह दिया। लघु कहा तो दीर्घ कहा, ह्रस्व कहा तो गुरु कहा, है कि नहीं? क्योंकि जिसको जितना ज्यादा ज्ञान होगा तभी तो कोई गुरु होगा, है कि नहीं? गुरु मतलब सीधे सीधे आप जान लीजिए भारी। गुरु की व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहां मात्रा के संदर्भ में। तो मात्रा एक और दो लगती है, जिस ध्वनि के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, स्वर की जब चर्चा आती है तो वो क्या है, वो दो मात्रा की, वो दीर्घ है या गुरु है। जिस ध्वनि के उच्चारण में कम समय लगता है वो लघु है या ह्रस्व है कि नहीं? तो फिर आपके सामने एक चर्चा आएगी, पीपीटी है क्या, आपके सामने एक चर्चा आएगी। वो क्या, कि आप हमसे तुरंत कह देंगे सर ऐसा है कि आपने लघु मात्रा को, ह्रस्व मात्रा को, मतलब हमने क्या किया, हमने स्वर के विभाजन में ह्रस्व ध्वनियों को चिन्हित कर दिया, और फिर हमने स्वरों के विभाजन में स्वरों के विभाजन में दीर्घ या गुरु ध्वनियों को चिन्हित कर दिया। तो आपका ये सवाल होगा कि सर ह्रस्व कौन सी ध्वनियां हैं और दीर्घ कौन सी ध्वनियां हैं, तो आपको किसको ध्यान करना है? अब आप स्वर और व्यंजन के पास चले जाइए, तो जहां ह्रस्व के पास जाएं तो ह्रस्व कौन सा होगा, अ ई ओ, अ ई ओ। इसी के साथ जो संयुक्त स्वर है ए ओ, ए ए ओ औ, अंतर समझ में आया? कौन सा, मतलब छोटा वाला है ओ, ये इसके साथ आकर के ह्रस्व में गिन दिया जाता है।
लेकिन इस बात को आप जानिएगा, क्योंकि मैं ही आपको बता रहा हूं, भाषा विज्ञान ही आपको बता रहा है कि जिस ध्वनि के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उस ध्वनि में दीर्घ मात्रा होती है। तो यहां गणना करने के लिए आपको हम 5 तो बता रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब उत्तर देना होगा तो वहां आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और किस जगह का है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर स्वर कितने हैं, तो 5 है कि नहीं। लेकिन मूल हर्ष स्वर, जिसको आप जिसको आप शुद्ध शुद्ध कह सकते हो, तो वो अ है, ई है, ऊ है। क्योंकि आप देख लीजिए ए और ओ में जब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या हमें ज्यादा समय हमारा लग रहा है, तो वो संयुक्त में मतलब दीर्घ में आएगा ही। अब दीर्घ स्वर के पास जाते हैं। दीर्घ मतलब क्या बताया था, दीर्घ या गुरु बड़ा, इसकी मात्रा कितनी हुई, तो कहते हैं कि दीर्घ या बड़े की मात्रा जो है वो कितनी हुई, तो 2 हुई, है कि नहीं। जब उसकी 1 हुई तो इसकी 2 मात्रा हुई। अब जब उच्चारण की दृष्टि से दीर्घ मात्राओं के पास जाते हैं, तो फिर हमें जो वो दीर्घ स्वर कौन से लगते हैं, हमें मिलेंगे आ उच्चरित आप जो है अपने मुंह से कीजिए, आ, ई, क्या मिला, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ओ भी उसमें आता। लेकिन जो है क्या होता है कि हम यहां जब गणना करते हैं तो उस गणना करने के दौरान ए और ओ को हमने जब स्वर में गिन दिया, तो यहां जो है उसको नहीं गिनेंगे। कैसे होगा, आ, ई, ऊ, ए, औ। हेलो हेलो। जी हाँ सर। सर, हाँ हाँ, सर। यहां आपसे ऐसे समझने के लिए बताएं कि अब आप अपने सामने स्वरों को रखिए। अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ए, ओ, औ, यही ना। तो इसका मतलब है कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, ये क्या हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, ये हर्ष में हम गिन दे। याद करने के लिए सुविधाजनक है कि नहीं मेहुल, इसको हर्ष में गिन दे। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, इन पांचों को किस में गिन दे, दीर्घ में गिन दे। तो शायद, फिर समझने के लिए कह रहा है, तो शायद याद करने में, हमें बताने में क्या होगा, सुविधा हो जाएगी। स्पष्ट है। हाँ सर। हाँ, अब सवाल इस बात का है कि हमने क्या किया। अब आगे फिर हम स्वरों का विभाजन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो है जो स्वरों का विभाजन किया, तो एक तो परंपरागत शब्द बता दिए, फिर हमने मूल स्वर बताया, फिर हमने संयुक्त स्वर बताया, अब उच्चारण या कालमान की दृष्टि से बता दिया, है कि नहीं। अब होता क्या है कि हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में आपको पहले व्याख्यान बताने के दौरान, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, है कि नहीं, कालमान। तो यहां अब आपसे जो अगला विभाजन होगा, होता क्या है कि जब भी किसी ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, तो यहाँ स्वर की बात है तो स्वर का उच्चारण करते हैं, तो जो प्राणवायु होती है वो कहां से निकलती है, वो मुख से निकलती है कि नहीं। अब
जब मुख से निकलती है तो ऐसे स्वर को क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं। यही ना, मुख से निकली तो एक नाम दे दिया मौखिक स्वर। लेकिन कुछ स्वर ऐसे हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं तो ध्वनि कहां से निकलती है? मुख से तो प्राणवायु निकलती ही है, लेकिन मुख से निकलने के साथ जो है नासिका, मतलब जो नाक है कि नहीं? गले से हवा आई। तो सही बात यह है कि आप देखिए तो जो शरीर की संरचना हुई रही हो, तो शरीर की संरचना में मुंह का काम तो खाने के लिए था, कान का कान जो है सुनने के लिए था, आंख का काम देखने के लिए, आंख का काम देखने के लिए था। ये जो नासिका है, ये नाक है, इसका काम तो क्या था? ये बाहर से श्वास को, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाए, जो श्वसन क्रिया सांस लेने की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऊपर वाले ने बनाते समय जब खाने की व्यवस्था की तो उसके लिए क्या, रस लेने के लिए जीभ को बना दिया, और वहां आप देख लीजिए जीभ के नीचे से लार निकालने के लिए लार ग्रंथि बना दी कि सूखा सूखा न रहे। फिर उसने दांत बनाए, दांत बनाए तो दांतों की बनावट देखिए, तो आगे दांत नुकीला है कि किसी भी चीज को हम काटें। फिर क्या करें, उसका नुकीले के बाद आप देखिए थोड़ा सा आगे के तीन तीन दांत जो छोड़ करके, तो क्या होता है वहां फिर वो दांत चौड़ा हो जाता है। हम क्या करें, जिसको हमने काटा उसको हम पूछे, यही ना, कि अच्छी तरीके से जब हम उसको चबा लें तो चबाने के बाद जो है वो लगभग लिक्विड जैसा हो जाए। वो कहां जाएगा? पूछने के बाद, चबाने के बाद वो आमाशय में जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने किया ये कि जो नाक से हवा ले रहे थे और उस वायु को जिधर से लिया, नाक से लिया तो नाक से बाहर निकालते रहे। आज भी आप जो है जब बैठे होते हैं और मुंह खुला हो और श्वास बाहर से निकलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से कमजोरी आ जाती है शरीर में, थकान आ जाती है। मैं बोल रहा हूं तो बोलने के दौरान क्योंकि प्राणवायु जो मुख से नाक से बराबर निकल रही है, इसकी वजह से हमको थकान आ जाती है। लेकिन कोई भारी काम आप कर रहे हैं, भारी काम करने के दौरान आपका मुंह न खुला हो, शरीर को ऑक्सीजन जो नाक से मिलता हो, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ताकत है, वो कैसी रहेगी? आपके साथ इकट्ठा रहेगी। कभी आप कोई भारी सामान उठाए हो तो उसको याद कीजिएगा, या भविष्य में ऐसा, क्योंकि जब भी हमें भारी या मजबूत काम करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले, है कि नहीं, याद आ रहा है? मतलब कुछ भी बड़ा करने जाते हैं तो तुरंत हमारा मुंह बंद होता है, क्योंकि जो शरीर की वायु है वो केवल नाक के रास्ते निकले। मुंह खुला होगा तो क्या होगा? शरीर ढीला होगा। तो अब यहां जो है विभाजन के लिए जब हम आगे बढ़े तो दो तरह के स्वर निकल गए। पहला विभाजन जो मैंने किया था ह्रस्व और दीर्घ में किया था, लघु और गुरु में किया था, है कि नहीं, मात्रा के आधार पे। अब जो है हमने जब इसका विभाजन शुरू किया तो मुख से प्राणवायु जो निकल रही है, नाक से जो प्राणवायु निकल रही है, उस आधार पे हमने कर दिया। तो जब मुख से निकल प्राणवायु जो निकलती है उसके लिए हमने कहा मौखिक स्वर। तो जितने स्वर हैं, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ओ, औ, ये क्या है? ये मौखिक स्वर है। क्योंकि इन ध्वनियों के उच्चारण में आप उच्चारण कीजिए और देखिए तो किसी स्थिति में जो अंदर से हवा आ रही है, प्राणवायु आ रही है, वो नाक से नहीं निकलती। लेकिन इन्हीं स्वरों के साथ दो स्वर ऐसे हैं, अंग, अह। आप देखिए मैंने बोला
अंग अ। तो ये बोलते समय चूंकि सामने आप कैमरे के हैं, आप देख लीजिए मेरे नासिका का ये वाला भाग वो हिला कि नहीं, आप उच्चारण करके देखिए। तो ऐसे ध्वनियों को क्या कह दिया गया? अनुनासिक। अनुगमन करना, निकलना, नासिक नासिका से। तो वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में पद का प्रयोग करते हैं। पद शब्द से बनते हैं, शब्द ध्वनि से बना हुआ है, ये जो संरचना है। तो अब अनुनासिक जो स्वर है, जैसे आप देख लीजिए 12 खड़ी जब आती है कि नहीं, तो फिर वहां ये चीज आएगी। 12 वर्ण जो है, जब इस अंग, तो यहां जो है आपसे अनुनासिक कौन से है? तो ये जो स्वर है, स्वयं स्वरों के ऊपर जब आप बिंदी देखते हैं, अंग, चंग, रंग, दंग, अंक, अंग, अंग, मेरे मुंह की तरफ देखिएगा, मेरे नाक पे आपकी दृष्टि हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंग, चंग, रंग, चांद। तो इन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें प्राणवायु जो है वो क्या होती है, नाक और मुंह से दोनों से निकल रही है। वो कौन सी है? वही दोनों वर्ण है, अंग अ। अंग अ। आप जो उच्चारण कीजिए, देखिए आपका नासिका मार्ग वो फैल रहा है। तो फैल रहा है इसका मतलब कि अंदर से कोई दबाव आ रहा है। वो दबाव किसका था? वो दबाव वही अंदर से आने वाली वायु का है। तो क्या हुआ? अंग, आंग, ई, ई, उ, उ, मतलब ये सारे पे क्या जा रहा है? अनुनासिक ध्वनि जा रही है। ठीक है। जैसे जो है मैंने कहा ना, अंक, अंक, रंक, डंक, पंक, इंद्र, है कि नहीं, ईश्वर, उंगली। आप देख लीजिए उंगली। तो ये चूंकि उसमें न की ध्वनि, तो हमारे यहाँ अंग, य, अण, अंग, य, अण, न, म, ये 5 ध्वनियां जो है, इन 5 ध्वनियों को किसमें गिन दिया गया? इन 5 ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनियों में गिना गया है। लेकिन आप जिन ध्वनियों का उच्चारण जो करते समय प्राणवायु नासिका मार्ग से भी निकलती है, लेकिन म ध्वनि के पास जाते हैं तो म जो है वो पूर्ण अनुनासिक नहीं है, उसका विभाजन अलग से होगा। लेकिन यहाँ समझने के लिए, यहाँ विभाजन के लिए ये आकर के वहां रुकती है। लेकिन विशुद्ध, शुद्ध शुद्ध अनुनासिक स्वर अगर कोई है तो वो कौन सा? अंग अह। बहुत प्रयोग होता है कि नहीं? अनुनासिक और अनुस्वार का बहुत प्रयोग होता है। तो सुविधा के दृष्टिकोण से क्या किया? सुविधा के दृष्टिकोण से अंग अह को मिला करके हमारे पास जो है 10 स्वर हो गए, है कि नहीं? ये क्या हुआ? ये स्वरों का विभाजन हुआ। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने ध्वनियों को सुविधा के दृष्टिकोण से, पार हो जाएगा कि नहीं, एक मिनट। अब देख लीजिए हमने क्या किया, सुविधा के दृष्टिकोण से विभाजन किया था। सुविधा का दृष्टिकोण तो एक है, वैज्ञानिकता मुख्य है। कोई भी कार्य हम वैज्ञानिक तरीके से करें, सही योजना, सही गुणसूत्र, सही प्रक्रिया। यार केवल ये विज्ञान का विषय नहीं है, हमारे जीवन की सफलता का सूत्र
है कि नहीं? हम उसी रास्ते पे चलना है। ऐसा नहीं कि विज्ञान जो है केवल तकनीकी से उसका संबंध है, उसका संबंध मशीनरी से नहीं, हमारे जीवन से उसका अभिन्न गहरा रिश्ता है। तो हम व्यंजन के पास आते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, स्वयं राजन्ते इतीश्वरा व्यंजनायते इति व्यंजनम। मतलब अब क्या हुआ, स्वरों को बांट दिया, है कि नहीं? अब जो व्यंजित होता हो, व्यंजनायति इति व्यंजन, जो व्यंजित होता हो, जो जाना जाता हो, जो चिन्हित होता हो, जो बताया जाता हो, जो उच्चरित होता हो, किससे? स्वयं राजन्ते। जो स्वयं से उच्चरित होता है वो तो स्वर है, जिसमें किसी का सहयोग नहीं लेना होता। लेकिन जो जाना जाता है, जो उच्चरित होता है, जिसमें किसी का सहयोग लेना होता है, तो किसका सहयोग लेना होता है? स्वर का। आप देख लीजिए, जब उच्चारण करते हैं तो ध्यान दीजिए, क, च, घ, त, प, है कि नहीं? अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, जो क के साथ अ, च के साथ अ, घ के साथ अ, त के साथ अ, र के साथ अ हर जगह लगा है। यही अ जब नहीं होता और हमें लिपि में अंकित करना होता है, लिखना होता है, जो लिखा हुआ है वो क्या, वो लिपि में हम लिखते हैं। और जो बोलते हैं, बोलना जो क्या, ये भाषा है। तो वहां क्या करते हैं, जहां ऐसा संयुक्त वो आता है और पता चला कि वो पूर्ण स्वर का व्यंजन का प्रयोग नहीं करना है, तो उस व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। ये चीज संस्कृत में दिखाई पड़ती है। हमारे यहाँ स्वागतम, है कि नहीं? म के नीचे हलंत होता है, स्वागतम, अटपटा है उच्चारण में। तो यहाँ आपसे यही बात कही जा रही है कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा, जो प्राणवायु है, अबाध गति से बाहर नहीं निकलती, बल्कि क्या करना पड़ता है, उसे व्यंजित होना पड़ा। तो कैसे व्यंजित होगा? अब जो करण है, ये जीव, इसको 3 भागों में बांट दिया, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, है कि नहीं? अग्रभाग अगला। भाषा विज्ञान में उल्टा है, बहुत ही वैज्ञानिक क्रम है। भाषा विज्ञान में क्या है, जो जिह्वा का मूल है, जीभ का पिछला भाग है, वो अग्रभाग है। जो बीच का भाग है वो मध्य भाग है, और जो आगे का भाग है वो पश्च भाग है, और एकदम आगे जो है वो जिह्वा की नोक है। तो जो, जिसको मैंने कहा जिह्वा मूल, अग्रभाग। अब आप देख लीजिए, ध्वनियों के उच्चारण के पास जाएंगे तो क्या होगा, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। तो जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते तो आप देख लीजिए, जो अग्रभाग जिसको कहा गया, जो कि गिनती में वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से, तो इसको क्या कह दिया गया, कंठ ध्वनि। मतलब बिना कंठ का उपयोग किए इस ध्वनि का उच्चारण नहीं हो सकता। मतलब ध्वनियों के उच्चारण में जिस ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठ ध्वनि कहा, और क, ख, ग, घ ध्वनि का उच्चारण जो है वो कहां से होता है, तो वो कंठ से होता है कि नहीं? तो यहां आपसे यही बताने का प्रयास है कि व्यंजन का उच्चारण करते समय, जो मैंने कहा व्यंजनायते इति व्यंजनम, जो व्यंजित होता है, जो जाना जाता है, जो चिन्हित होता है, जो पहचाना जाता है, जो शोभायमान होता है, किससे? किसी और के सहयोग से। ये और का सहयोग क्या है? क्योंकि बोलते समय हमारे इस करण ने, हमारी इस जीभ ने किया क्या,
जा करके मुख विवर के मतलब मुंह में किसी न किसी स्थान को छुया, है कि नहीं, स्पर्श किया, तो क्या हुआ, कहते हैं ऐसी स्थिति में वो स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं, वो तो प्रयास है, उसने अंदर से आने वाली वायु को अवरुद्ध किया। बांसुरी वादक को आपने देखा होगा या हारमोनिया बजाने वाले को देखा होगा, तो बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को बंद कर दिया जाए उंगली से, फिर आप फूंकते रहिए, उससे कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। लेकिन आप क्या करते हो, क्योंकि आपने तो बंद कर दिया, तो सीधे केवल पाइप है, जब आप फूंक रहे हो तो आपके मुंह की हवा जो है सीधे बाहर निकल जा रही है। लेकिन उसी में क्या किया कि जैसे ही किसी एक सुराख को, एक छिद्र को छोड़ा, और वो जो वायु हमने फूकी थी वो जब उस सुराख के पास पहुंची तो उस रास्ते से निकले, तो क्या हुआ, ध्वनि होने लगे। तो वैसे ही अंदर से आने वाली जो प्राणवायु है उसे क्या करते हैं, जगह जगह अवरुद्ध करते हैं। मतलब कंठ से जो ध्वनि आई, तो इसमें क्या था, क ख ग घ में कंठ का उच्चारण करते समय आप देख लीजिए तो गले की नस थोड़ी सी फूलती है कि नहीं। हमने क्या किया, रास्ता सकरा कर दिया। तो जब रास्ता सकरा कर दिया तो अंदर से तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हवा हमने ली है ऑक्सीजन की, उसे तो बाहर निकलना है ना। जो हमने सांस लिया, और सांस लेने के बाद अगर हम सांस को बाहर न निकलने दे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्रिया श्वसन की, सांस लेना सांस छोड़ना, ये तो अनवरत जारी है। जब हम नहीं बोल रहे होते उस समय भी ये चलता रहता, स्वाभाविक क्रिया है। तो जो स्वाभाविक क्रिया इसी में से हमने अंदर से निकलने वाली वायु को जगह जगह रोक दिया, और जहां रोका तो क्या हुआ, वहां से ध्वनि निकली, और हमने उसको जो है चिन्हित कर दिया, है कि नहीं। तो अब जो सामने दिखाई पड़ रहा है, अध्ययन की सुविधा के लिए मैं कह रहा हूं कि आप कीजिए क्या, कि जो सामने दिखाई पड़ रहा वहां से फिर हम अंदर चलते हैं, है कि नहीं। तो सामने क्या दिखाई पड़ रहा है, सामने जो है स्थान को अगर चिन्हित करना है तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है हमारा ये दोनों होठ, है कि नहीं। शादी विवाह में, पूजा पाठ में, किसी आयोजन में महिलाएं जाती हैं, खूब श्रृंगार करके जाती हैं, है कि नहीं, खूब सज सवर के गई कि खूबसूरत देखें। अब वहां गई तो इंसान है, तो आदमी कुछ खाएगा कुछ पिएगा कि नहीं। बड़ी फजीहत है, बोलने में मुखयंत्र का उपयोग होता है, और बढ़िया लिपस्टिक लगाती है, लिपस्टिक लगाने में वो ओठ और खूबसूरत दिखता है, श्रृंगार तो किया। लेकिन अब अगर वहां जाकर के वो कुछ खाती है और कुछ पीती है तो क्या होगा, या कुछ बोलती है ज्यादा तो क्या होगा, बोलने से उनके ओठ अगर चिपके, प फ ब भ म, इन पांचों ध्वनियों का उच्चारण वो बार बार करेंगे तो क्या होगा, बोलने से उनका ओठ चिपकने लगेगा, और उन्होंने जो ओठ पे लिपस्टिक लगाई हुई है वो खराब हो जाएगी, और उनकी जो खूबसूरती, उनकी जो सुंदरता है वो भद्दी हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करती है, वो बोलेंगी तो ऐसा बोलेंगी तौल के जिससे कि वो लिपस्टिक खराब ना हो। फिलहाल किसी की सुंदरता का वर्णन नहीं, बल्कि यहां ये बताने का प्रयास है कि जब हम बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान होता क्या है कि हमारे ये ओठ ध्वनियों को, जिस ध्वनि के उच्चारण में रोकते हैं, वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं, दो ओष्ठ, दो मतलब दोनों। जैसा मैंने आपसे कहा कि नीचे वाला करण है क्योंकि ये हिलता है, ऊपर वाला ओठ स्थायी होता है। तो ये ध्वनियां कौन सी, दो ओठ से, मतलब ओठ से जो निकलती हैं, ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। प, ध्यान मेरे चेहरे पे हो, प फ ब भ म
न्य, प, फ, ब, भ, म, न्य। तो यहां आप देख लीजिए फिर क्या होता है, प, फ, प्रयत्न का विभाजन फिर आगे अलग से होगा। तो यहां आपसे यही कहा, ये क्या, ये 5 ध्वनियां, न्य को उसके साथ ले लें तो 6 ध्वनियां, लेकिन व्यंजन की ये 5 ध्वनियां, ये क्या है, तो ये सीधे सीधे प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ ध्वनि है। और इसमें भी प, फ, जब प और फ का आप उच्चारण करते हैं तो ये प्राणवायु तो रुकती है, लेकिन जिह्वा का जो नोक है, अगला भाग है, वो आकर के झटके से दांत को छूता है। तो ऐसी स्थिति में प और फ को दंतोष्ठ ध्वनि कह देते हैं। और त, ध्यान दीजिए, दांत पे जाके छू रहा है जी, त, थ, त, ध, त, थ, द, ध। तो इसमें आप देख लीजिए, आपकी जीभ जाती है और दांत को छूती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको दंत ध्वनि कहते हैं। वत्स ध्वनि, वत्स स्थान का जीभ, सॉरी, ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे खुरदुरा वाला स्थान, मंजन करते समय कभी कभी ब्रश से लग जाता है, जिसको आप मसूढ़ा कहते हो। तो ये मसूढ़े से जो ध्वनि उस स्थान से उच्चरित होती है, जिसको वत्स कहते हैं, तो वो कौन सी है, न। आप उच्चरित की मतलब उच्चारण करते रहिए, जब मैं कह रहा हूं आपको खुद ही वो व्यवहारिक समझ में आएगा। न, त, ज, र, ल, ल। ये क्या हो गया, ये वस्त स्थान है। जो छोटा सा है वो इसमें आ जाता है। और फिर प्राय जो है, तो फिर क्या, मूर्धन्य, जो वस्त स्थान है उससे आगे आप जाइए, एकदम गड्ढा जो भाग है, जिसको कहते हैं मूर्धा। एक वर्ण जो है बचपन से ही आपको बताया गया होगा, क्योंकि ये तो सारे रहे हैं। मूर्धन्य श, जो प लिखा जाता है, उसका जो पीठ, उसके पीठ में एक डंडी बना देते हैं, है कि नहीं, वो ध्वनि मूर्धा से निकलती है। तो वो कौन सी है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट्र, ट, ठ, ड, ढ, अण, ढ। आप उच्चारण कीजिए, देखिए आपकी जो जीभ है, जब वो ट, ठ, ड, ढ, तो एकदम आपके वस्त स्थान से आगे जाती है, और जहां से ऊपर वाले तालु की गहराई शुरू होती है, उसी करार से, तो ऊंचाई वाला भाग है, नीचे उतर रहा है, वहीं से आप देख लीजिए। तो कौन सी ध्वनि उच्चरित हो रही है, ट, ठ, ड, ढ, ट। तो जो मूर्धन्य है वो तो एकदम पीछे जाकर के गहराई वाले भाग को छूता है, और जीभ जो है, जैसे मम्मी रोटी में घी लपेट के नमक लगा के देती है चोंगा, तो वो जो मोड़ती है, ठीक वही स्थिति जो मूर्धन्य के उच्चारण में होता है। रेडकर समझ में आ रहा है। जी सर। और जो कठोर तालु होता है, ट्र, महाराष्ट्र में बोलने में हम इस ध्वनि पे बहुत ध्यान रखते हैं, वत्स से, मूर्धन्य से और तालव्य से में। तो ये कठोर तालु की जो ध्वनि है, वो कौन सी है, च। च के लिए जीभ लेके जाइए, देखिए जिस स्थान को छूइए बहुत कठोर है, कठिन है कि नहीं। च, छ, ज, झ, ट्र, च, छ, ज, झ, ट्र। तो ये ध्वनि कहाँ, ये ध्वनि जो है कठोर तालु से उच्चरित होती है। और जिसके लिए हमने कहा कि कंठ या कोमल तालव्य, क, ख, ग, ह, है कि नहीं। जीभ के नीचे जाइए, एकदम आप देख लीजिए कोमल कोमल गद्दी गद्दी वाला जो स्थान है। तो इस तरीके से यहाँ ह ध्वनि का एक उच्चारण होता है जो छूट रहा था, वो क्या है, वो स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं, नमस्कार। हाँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका
विभाजन हुआ, विभाजन को हमने अच्छी तरीके से समझा। अब विभाजन की इस प्रक्रिया में कहाँ चले हम, ये तो प्रयत्न था, स्थान था। अब होता क्या है कि उच्चारण स्थान के साथ साथ उच्चारण की प्रक्रिया, जिसको प्रयत्न आप कहते हो, देखिए जैसे ही मैंने कहा तो हमने क्या किया, प्रयास किया। हम बोलते हैं तो रेडकर कहेंगे सर ऐसा तो हम कुछ सोचते नहीं है, बोलते चले जाते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि हर ध्वनि के उच्चारण में आपको प्रयत्न करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो है कि नहीं, बहुत बदमाश है, इसको सारे स्वाद चाहिए। तो दुनिया के सारे स्वाद ही नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, दुनिया के सारे ध्वनि की शक्ति इसी में निहित है कि नहीं। हमें जब बोलना है तो कैसा बोलना है, सोच समझ के, सोच समझ के बोलना है। तो अब होता क्या है कि यहां जब जाते हैं तो मौखिक या नासिक ध्वनियां आती हैं। तो आपसे जैसे चर्चा करने के दौरान मैंने कहा था 5 ध्वनियां जो वर्ग है, तो वर्ग की पांचों ध्वनियां जो आती हैं, पांचवी ध्वनि वो इसमें आ जाती है। वो पांचवी ध्वनि कौन सी है, ग, य, अण, न, है कि नहीं, म। ये क्या है, ये व्यंजन नासिक ध्वनि है। अब एक ध्वनि है ल, ल का उच्चारण कीजिए, ल। तो जो मैंने बताया ना कि मम्मी जो घी लगाती हैं रोटी में, मोड़ती है, ठीक वही स्थिति, रोटी का जो चोगा बनाने के लिए मोड़ते हैं, ठीक वही स्थिति ल के उच्चारण में आपके जीभ की होती है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लय की होती है, तो उसमें होता क्या कि अंदर से निकलने वाली जो प्राणवायु है जीभ के मध्य भाग पे आती है, जीभ मुड़ती है और उसके दोनों पार्श्वों से, मतलब बगल से निकल जाती है। ऐसी स्थिति में ल को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। पार्श्व मतलब बगल से वो निकल गई तो पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। अब कुछ स्वर ऐसे हैं जिन्हें अर्ध स्वर के रूप में हम चिन्हित करते हैं। तो यहां जो जब हम आते हैं तो होता क्या है, ध्वनियों के उच्चारण में, उच्चारण अवयव में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है और वायु क्या होती है, वो उच्चरित हो जाती है। जैसे य, व, य, जब मुंह पर फैला, कहीं छुआ नहीं गया, कहीं अवरुद्ध नहीं हो, लेकिन क्या हुआ, य, व। तो ऐसी स्थिति में इन्हें जो है य और व को किस रूप में, अर्ध स्वर के रूप में जो है हमने चिन्हित करके रखा है। इसी तरीके से जिह्वा मतलब जीभ और वक्ष स्थान के प्रयत्न से र, 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 मतलब हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्या होता है, जीभ जो है एकदम ऊपर की तरफ उठती है, वक्ष दांत के पीछे का जो खुरदुरा वाला स्थान है कि नहीं, वहां वो जाती है, फैली रहती है, वायु अंदर से आती है, वक्ष स्थान को घर्षण करते हुए बाहर निकल जाती है। र, र, है कि नहीं, कितना मजेदार विषय है कि नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे लुंठित कहते हैं, लेटना, फैल जाना, अंदर की वायु जो निकल रही है, निकलने के लिए लुंठित मतलब लेट जाना। र, है कि नहीं, र, जैसे लगता है कि पूरा बिस्तर जो है हमने लगा दिया और ये ध्वनि वहां जो विश्राम करने के लिए जा रही है। फिलहाल फिर आगे उच्छिप्त व्यंजन है। तो उच्छिप्त व्यंजन में होता क्या है कि जिह्वा की जो नोक है, जीभ का जो अग्रभाग है, वो तालू के पास जाता है, झटके से
उसे छूता है, स्पर्श करता है, और स्पर्श करने के साथ ही वो क्या होता है, वो टकरा करके पीछे चला आता है। जैसे ड, ढ है कि नहीं, ड, ढ, तो यहाँ उच्च ये जाता है जैसे उसमें मार रहा हो, धक्का लगता है कि नहीं, ड, ढ, मतलब आप देख लीजिए पूरी ताकत से जाता है, उछल करके, है कि नहीं, पूरी ताकत से, जितनी ही ताकत से उछल के गया है उतनी ताकत से उछल के चला आया। तो इस विभाजन में स्थान और प्रयत्न को लेकर के जब हम विभाजन करते हैं, तो स्थान और प्रयत्न के विभाजन में हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने जो है ये ध्वनि आती है कि नहीं, क्या, ड, है। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए कि इन ध्वनियों का हमने विभाजन कर दिया। अब जो हमारी स्वर की तंत्रियां हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर की तंत्रियों का, स्वर तंत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि नहीं। तो यहाँ जो स्वर तंत्रियों का जब महत्वपूर्ण योगदान रहता है और वहां हम जाते हैं तो हम देखें कि उसकी क्या स्थिति है। तो यहां जो है स्वर तंत्रियों की जो स्थिति है उस पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो व्यंजनों को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, घोष, अघोष। वर्णमाला पढ़ाने में बड़ी दिक्कत है क्योंकि जगह जगह वो ध्वनि के उच्चारण पर दबाव पड़ता है तो कंपन होता है। और ये जो कंपन होता है ये क्या करता है, ये खांसी लाता है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ व्यंजन के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की जब भूमिका महत्वपूर्ण है तो इन आधार पर भी हमने इनका विभाजन कर दिया। तो होता क्या है कि हिंदी में हर तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा है मेहुल, तुम बताओ। हाँ सर, क्योंकि ये तो तुमको बताना चाहिए। सर घ, और चौथा सर। हाँ, सर और चौथा और तीसरा और चौथा, सर तीसरा ग। हाँ, तीसरा ग। और ऐसे ही च वर्ग में सर हाँ, एक मिनट, सर हाँ ज। रेडकर, हाँ नहीं रेडकर बोलिए, हाँ बहुत बढ़िया, क्या रेडकर जी आएगा बोलिए। ना सर, हाँ अच्छा। नहीं, ऐसा है कि आपसे यही बात कह रहे थे इसीलिए और ज्यादा रुक करके मैंने इनसे पूछा। बेटा होता क्या कि एक वर्ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ, अंग। तो अंग के लिए तो अनुनासिक उस पर चर्चा हो गई। अब क्या होता है कि चूंकि उच्चारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है स्वर तंत्रियों के, तो स्वर तंत्रियां जो है उसके आधार पर एक वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, वो क्या, वो घोष, घोष मतलब घर्षण करते हुए, मतलब ऐसी ध्वनि जो उच्चरित होती है तो वो क्या करती है, उसमें जो है
पहले की तुलना में ज्यादा घर्षण मतलब रगड़। तो आप देख लीजिए च छ ज झ, च छ ज झ, तो ज झ की तुलना तुलना में च छ में जो कम घर्षण हो रहा है, ऐसी स्थिति में पहली और दूसरे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 ये वर्ग है। हर में 5 ध्वनि है, 5 में अनुनासिक हटा दीजिए, 4 बचे। तो पहली और दूसरी ध्वनि क्या हो गई? अघोष है, और दूसरी और चौथी ध्वनि क्या हो गई? घोष है। तो विभाजन का एक आधार घोष और अघोष हुआ। तो रेडकर ऐसे समझ लीजिए कि हिंदी में जब जाते हैं तो फिर जब क वर्ग में ग घ, च वर्ग में ज झ, त वर्ग में द ध, प वर्ग में न ब भ, है कि नहीं? ये क्या है? ये घोष ध्वनियां हैं। और अघोष ध्वनियों के पास जाते हैं हम नुक्ता लगा करके, उर्दू के नुक्ते लगा करके भी घोष ध्वनियों को बनाने लगे हैं। उसका भी प्रयोग जो है, नुक्ते का भी प्रयोग वर्ण के नीचे जो है होता है बिंदी लगा के। और अघोष ध्वनियों के पास जाते हैं तो अघोष ध्वनियां क्या कौन सी है? तो हर वर्ग की पहली और दूसरी। तो क्या हो गया? क ख, च छ, त थ, प फ, है कि नहीं? तो यहां आपसे क ख कवर की हो गई, च छ खबर की हो गई, त थ तवर की हो गई, ट ठ टवर की हो गई, प फ पवर की हो गई। और इसमें जो है अघोष में स और श, स और स, ये भी ध्वनि जो है घर्षण करते हुए उच्चरित नहीं होती है। तो ये क्या है? ये अघोष ध्वनियां है। इस तरीके से प्राण शक्ति के आधार पर, प्राण शक्ति मतलब क्या है? जो हम प्राण खर्च करते हैं। प्राण तो जो वायु आते हैं, यही ना कि बाहर से ऑक्सीजन आया और हमने नाक से लिया और उसका ऑक्सीजन ले लिया, बाद में अंदर से जो वायु निकल रही है हमने उसको जगह जगह अवरुद्ध किया, रोका, और उसी से ध्वनि निकली, उसी से ध्वनि निकली। तो हमने उन ध्वनियों को चिन्हित कर लिया, समय के साथ विकास करते गया। तो कहते कि होता क्या है, इन ध्वनियों के उच्चारण में क्या लगता है? बल लगता है, ताकत लगता है, समय लगता है। उसी आधार पे ऊपर ही मैंने उस पर चर्चा कर दी है कि हमने ध्वनियों के लिए मात्रा की व्यवस्था की। यहां जब आते हैं तो कहते हैं कि अल्प, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, है कि नहीं? अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है कम, और महा मतलब क्या होता है? महा मतलब होता है ज्यादा। तो जैसे घोष और अघोष में, तो घोष के लिए तीसरी और चौथी, अघोष के लिए पहली और दूसरी, वैसे ही अल्प प्राण और महाप्राण के पास जाते हैं तो क्या होता है कि दूसरी और चौथे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है, और हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है। ठीक है? महाप्राण में ध्वनि का उच्चारण करते समय हमें ज्यादा जो है श्रम करना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा हमारी शक्ति जो है खर्च होती है। और अल्प प्राण में हमें कम मेहनत करना पड़ता है। इस तरीके से हम कह लें तो दूसरी और चौथी ध्वनि ख घ, ये क्या? ये महाप्राण है, ज्यादा वायु खर्च है। क ग, ख और घ और क और ग का अंतर समझ में आ रहा है रेडकर? हाँ सर। अल्प मतलब होता है कम, महा मतलब ज्यादा, है कि नहीं? महाकाव्य पढ़ाते समय महा पे बातें की है, ज्यादा। तो चूंकि भाषा विज्ञान में दो ही बटखरे हैं, दो ही मापक हैं, सब में देखते चली जाइए जो है, जो एक और दो की मात्रा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ध्वनि विज्ञान हो गया। अब अगले लेक्चर में जब आपका रहेगा तो वहां फिर हम किसकी चर्चा करेंगे? ध्वनि की जो अगली वाक्य की जो अगली इकाई है, क्योंकि ध्वनियों के योग से ही शब्द बनेगा।
तो हम शब्द विज्ञान पे बातें करेंगे। इति सिद्धम। अब आपको अगर कुछ भी पूछना है इस संदर्भ में तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्यान पूरा हुआ आज का। मेहुल। हाँ सर। सर सर ये द्वंद्व ध्वनि आपने कौन सी कही सही सर? त, त थ, थ। द। हाँ भाई, जो दांत से निकलती हो, तो दांत से निकलना मतलब क्या, दांत से ध्वनि नहीं निकलेगी। करण जो करने वाला है तो हाँ जीव सर। करण है। तो जब जीव करण है तो जीव क्या करती है, जीव जाती है, दांत को छूती है, तो जिस स्थान से जो ध्वनि निकलती है उस स्थान को, उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कह दिया जाता है। तो जो त वर्ग की ध्वनियां है, त, थ, द, ध, न, त, हाँ थ, सर। द, ध, न, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है कि जीव आकर के जो है त स्थान को छू रही हाँ सर। है कि नहीं। अब उसको देखिए, बहुत ही मौजूद विषय है। ये पिछले साल भी आप लोगों के लेक्चर में मैं कह रहा था, जी सर। जी सर। और ये आज भी कह रहा हूं, मतलब कि भाषा विज्ञान को मालूम नहीं क्यों, ये मैं समझ ही नहीं पाया। मेरे सामने कुछ पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, अब पढ़ाने में जरा भी असुविधा नहीं होती। और मैंने देखा है कि जो भी साहित्य के लोग हैं या किसी से चर्चा कीजिए तो भाषा विज्ञान जहां आएगा कहेंगे बहुत कठिन, और इसकी कठिनता को तो वो सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन कहेंगे बहुत ही उबाऊ है, बहुत बोरियत है। अरे बोरियत कहाँ है यार, रेड का लेक्चर उबाऊ था? ईमानदारी से बोलना, ऐसा नहीं सर कह रहे हैं तो हाँ या ना। थोड़ा सर। थोड़ा सा था, उबाऊ था या कठिन था? सर कठिन जा रहा है थोड़ा। थोड़ा कठिन जा रहा है, तो ये विषय कठिन है ही है। मैं तो कहता हूँ कि विद्वान लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन जहां तक जो है मैं समझ रहा हूँ कि ये व्याख्यान जो हमने लिया दिया अभी जो है, ये इससे आप ऊब नहीं रहे होंगे। जी सर। नहीं तो ये बहुत ही नीरस विषय है। जल्दी इसको पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनको ये मान लिया जाता है कि वो सैडिस्ट टाइप के लोग, दुखी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उनका पाला जो है केवल ध्वनियों से होता है। इन ध्वनियों को जब भी आप पढ़िए तो क्या कीजिए, आप एक पेपर पे लिख लीजिए, अ से लेके अह तक, और फिर क से लेके ज्ञ तक, और इसके बाद कीजिएगा कि जैसे मानचित्र बनाते हैं वैसे तीर का निशान बनाते 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 जो है वो चले जाइए, एकदम समझ लीजिए कि मजेदार स्थिति हो जाएगी। कोई बोल रहा हो, आप उसको सुनिए, और फिर बोलने में, क्योंकि क्या है, इन सब की उपयोगिता जो है, जो लोग हम या आप या कोई भी कहता है कि भाई ये अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, तो अशुद्ध उच्चारण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण करने के पीछे एक भूमिका आ जाती है। वो किसकी भूमिका आ जाती है? यही जो हमारा स्थान और प्रयत्न है, हमें नहीं मालूम है। हमें जब नहीं मालूम है, ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जब इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहां जो है फिर हमसे गलती होगी, यही ना। हाँ सर। तो हमसे गलती होगी, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसा है कि आप थोड़ा सा अगर इस स्थान पर या इस प्रयत्न में अंतर कर दें, ध्यान दे दें, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये कि आप जो है शुद्ध बोलने लगेंगे। जो भाषा विज्ञान की चर्चा और उस समय उसकी विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई, तो सही बात ये जो वाक चिकित्सा आती है ना, तो ये वही है कि वहां हम क्या करते हैं, वहां हम इसी को पढ़ाते हैं, यही बताते हैं। तो ये आपका ध्वनि हुआ। अब इसके बाद एक मिनट मैं बताता हूँ, इसके बाद लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।
इसके बाद आइए मिलते हैं उस समय भाषा विज्ञान नहीं, कोई और पेपर जो शुरू कर देते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा। सर पेपर 4 सर। पेपर 4। इतिहास सर आप जो पढ़ाते ना सर, वो हाँ, सर बहुत युद्ध अच्छा लगता है सर। अच्छा। अरे तो इसके पहले भी तो पढ़ाया गया होगा। जी सर। सर पर वो आप जो युद्ध की बातें करते हो ना सर, अच्छा लगता है हाँ, सर, ये राजा ने ऐसा किया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में रिसर्च के बाद हम लोग मिलते हैं, तो जी वहाँ सर। पेपर 4 ही पढ़ा देंगे। हाँ सर। पेपर 5 की एक किताब भी आ गई है। हाँ सर। रिकॉर्डिंग। सर हाँ बोलिए। आपने वो कल वो